गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग ऐसी जो अल्टरनेट करंट है उसका लास्ट लेक्चर लेके आए। इसके अंदर हम बेसिकली तीन चीज़ों को कंसिडर करने वाले हैं या स्टडी करने वाले हैं। फर्स्ट है आपके पास चॉक कॉइल, सेकंड इज द मेटल डिटेक्टर एंड थर्ड इज द आपके पास ट्रांसफार्मर। आपके पास ध्यान दे बेटा, सबसे पहले हम स्टडी करेंगे बेटा चॉक कॉइल। अब चॉक कॉइल क्या होता है? चॉक कॉइल एसी सर्किट में यूज होने वाला एक ऐसा एलिमेंट है जिसके थ्रू आप करंट को कंट्रोल करते हो, डेट इज करंट की वैल्यू को मिनिमाइज करते हो, और उस सर्किट में जो करंट की वजह से हीट लॉस होता है या उस सर्किट के रेजिस्टेंस की वजह से जो हीट लॉस होता है उस हीट लॉस को क्या करते हो? रिड्यूस करते हो। तो उस फिनोमिना को या उस एप्लीकेशन को क्या नाम दिया जाता है बेटा? चॉक कॉइल आपके पास बोला जाता है। तो ध्यान दीजिए चॉक कॉइल कैसे काम करेगा। बेसिकली आपके पास इसमें क्या होता है, एक सॉफ्ट आयरन कोर का सिलेंडर होगा, उस सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर एक लैमिनेटेड कॉपर के वायर की वाइंडिंग की जाएगी। जब आप वाइंडिंग कर दोगे तो आपने क्या यूज किया सर? कॉपर का वायर। तो कॉपर के वायर का कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो इसका सर्किट कुछ ऐसा होगा सर, ये रेजिस्टेंस हो गया। साथ ही आपने इसको जो शेप दी है वो कैसी दी है बेटा? वाइंडिंग की आपके पास। अगर इसकी शेप वाइंडिंग की है तो इसके अंदर एक इंडक्टेंस डेवलप हो जाएगा, डेट इज एक कॉइल आपके पास, और उसको कनेक्ट किससे किया सर आपने? एक अल्टरनेट सोर्स से। ये अल्टरनेट सोर्स, इसे का जो रेजिस्टेंस होगा, इंडक्टेंस होगा, वो कितना रहा होगा बेटा? एक्सएल। ठीक है, हम क्या करते हैं बेटा, ये अरेंजमेंट कुछ इस तरीके का है कि हमें करंट को कंट्रोल करना है। अब देखो, करंट को कंट्रोल करने के लिए हमें सर्किट का इंपीडेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा, और यहाँ सर्किट का इंपीडेंस होगा रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ऑफ एक्सएल स्क्वायर आपके पास। अब अगर एक्सएल की मैं बात करूं तो एक्सएल इक्वल तो होता है बेटा ओमेगा एल, और ओमेगा को लिखा जा सकता है 2 पाई एफ एल आपके पास। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे तो इंपीडेंस जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? आर स्क्वायर प्लस एक्सएल की जगह क्या रख देंगे बेटा? 2 पाई एफ एल। अब देखो, मेरी दो रिक्वायरमेंट है इस एप्लीकेशन से। पहली रिक्वायरमेंट तो यह है कि जो करंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए सर? रिड्यूस होना चाहिए, जिससे मैं इसको कंट्रोल करना कह सकूं, करंट की वैल्यू को मैं कम कर सकूं। और जो मेरी सेकंड रिक्वायरमेंट है वो ये है कि हीट लॉस नहीं होना चाहिए आपके पास। अब देखिए, करंट को रिड्यूस तो कैसे कर सकते हैं सर? दो फिनोमिना है। ऐसा करो, सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ा दो। सर्किट का क्या बढ़ा दो बेटा? रेजिस्टेंस। अगर मैं सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ाऊंगा तो I इक्वल टू होता है V अपॉन R। रेजिस्टेंस बढ़ेगा, करंट कम हो जाएगी। बट रेजिस्टेंस बढ़ाना जो है वो प्रैक्टिकल इक्विपमेंट नहीं बनता। क्यों? क्योंकि जब हम सर्किट का रेजिस्टेंस, ओनली रेजिस्टेंस इंक्रीज करते हैं तो सर्किट की हीट लॉस भी बढ़ जाती है। आपने हीट लॉस का फॉर्मूला पढ़ा है चैप्टर नंबर 5 में, I स्क्वायर ऑफ RT। अब देखो, मैं रेजिस्टेंस बढ़ाऊंगा तो हीट लॉस भी तो क्या होगा? बढ़ेगा। तो मेरी जो सेकंड रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं हो रही आपके पास, इसलिए रेजिस्टेंस को बढ़ाना प्रैक्टिकली सही नहीं है आपके पास। तो अब इसका कुछ दूसरा अल्टरनेटिव ढूंढा जाता है। ठीक है, इसके दूसरे अल्टरनेटिव में क्या किया जाता है आपके पास कि हम सर्किट का रेजिस्टेंस मिनिमम रखते हैं, कम से कम। तो आर, मैंने ऐसी कॉइल ली है जिसका आर कम है, इसलिए मैंने किसका आपके पास वायर लिया है? कॉपर का। अब देखो, कॉपर का वायर लिया है, साथ ही इस कॉपर के वायर की जो थिकनेस है ना वो मैंने ज्यादा रखी है। ये जो कॉपर के वायर की मैंने यहाँ वाइंडिंग करी है उसकी थिकनेस क्या रखी गई है बेटा? हाई। ऐसा क्यों किया? क्योंकि आपको पता है रेजिस्टेंस R इक्वल टू क्या होता है? रो एल बाई ए। अगर इसका थिकनेस, क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होगा तो इस वायर का रेजिस्टेंस कैसा मिलेगा आपको? कम मिलने वाला है। तो हमने एक ऐसी कॉइल डिजाइन करी है जिसका रेजिस्टेंस वैल्यू कम है। रेजिस्टेंस वैल्यू क्या है? कम है, लेकिन जिसके इंडक्टेंस की वैल्यू क्या है बेटा? ज्यादा है आपके पास। तो इसका इंडक्टेंस ज्यादा बनाया गया है आपके पास। अब देखो, इंडक्टेंस किस पे डिपेंड करता है? तो आपको पता हो तो इंडक्टेंस एक तो मीडियम पे डिपेंड करता है, इसलिए हमने यहाँ क्या रखा बेटा? सॉफ्ट आयरन कोर। तो ये मीडियम की परमिटिविटी के प्रोपोर्शनल होता है। दूसरा जो इंडक्टेंस होता है बेटा वो टर्न स्क्वायर के क्या होता है? प्रोपोर्शनल। इसलिए हम यहाँ पे टर्न्स ज्यादा बनाएंगे तो हमें इंडक्टेंस भी क्या मिलेगा बेटा? ज्यादा मिलेगा। ये सारी बातें बेटा चैप्टर नंबर 9 में आपने स्टडी करी है। तो कुल मिला के हमारा फाइनल रिजल्ट ये है कि हमने एक ऐसा कॉइल डिजाइन किया जिस कॉइल का रेजिस्टेंस कम है बट इंडक्टेंस ज्यादा है। इससे होगा क्या?
देखो रेजिस्टेंस कम होगा तो हीट लॉस कम होंगे आपके पास। और आपको पता है कि जो इंडक्टिव वैल्यू होती है, कौन सी वैल्यू बेटा, इंडक्टिव वैल्यू, इंडक्टिव वैल्यू एक्सएल के लिए आपके पास, किसके लिए, एक्सएल के लिए आपके पास जो पी एवरेज था वो कितना आता है बेटा, 0, मतलब कि पावर कंजप्शन 0 है। अब आपके पास पावर 0 है तो एनर्जी क्या होती है आपके पास बेटा, पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम, आपके पास पावर 0 तो एनर्जी कंजप्शन या एनर्जी लॉस भी कितना हो जाएगा, 0। और ऐसा तभी होगा जब इंडक्टेंस की बात कर रहे होंगे हम लोग। तो हमारी सेकंड रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है अगर मैं किसको यूज में लेता हूं, हाई इंडक्टेंस को यूज में लेता हूं तो एनर्जी लॉस 0 हो जाएगा। लेकिन सर करंट को कैसे कंट्रोल करोगे आप, अब ध्यान दो इधर, अगर जब कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट होता है और एसी सोर्स से कनेक्ट किया है तो IRMS होता है बेटा VRMS बाई जेड। अब ध्यान दीजिए हमें जेड को कम करना है, सॉरी जेड को बढ़ाना है ताकि करंट को क्या किया जा सके बेटा, कम किया जा सके। अब देखो यहाँ पे जेड जो है वो इन दो डेटा पे डिपेंड करता है, एक तो रेजिस्टेंस पे और ये सेकंड कौन है बेटा, इंडक्टेंस पे। मैंने रेजिस्टेंस कम लिया है लेकिन इंडक्टेंस बहुत हाई है। जब इंडक्टेंस ज्यादा होगा तो इनका सम जो एडिशन है उसकी वैल्यू ज्यादा आएगी, तो जेड भी कैसा मिलेगा बेटा, हाई मिलेगा आपको। तो ये इंडक्टेंस बढ़ाने से हमारे दोनों पर्पस पूरे हो जाते हैं। एक तो सर्किट का इंपीडेंस बढ़ जाता है जिससे सर्किट की करंट क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। दूसरा, इसके इंपीडेंस में ये जो एक्सेल है या एल है इसको बढ़ाने से जो पावर लॉस है वो 0 होता है, जिससे एनर्जी लॉस भी कितना होता है, 0 होता है। तो इस टाइप के डिवाइस को हम क्या नाम देते हैं बेटा, आपके पास एक चौक कॉइल। अब इस चौक कॉइल को कहां कहां यूज करते हैं, तो ट्यूबलाइट आपके पास हो गया, इलेक्ट्रिक फैन हो गए, पावर सप्लाई हो गया आपके पास, रेडियो हो गए, टीवी हो गए, ऐसी जो एप्लीकेशन है जहां पर हमें करंट की वैल्यू कम चाहिए और हम नहीं चाहते कि उन एप्लीकेशन में हीट लॉस हो आपके पास, तो वहां पर उनको स्टार्टअप के लिए किसको यूज में लिया जाता है बेटा, चौक कॉइल को। आइए देखते हैं डेफिनेशन क्या कहती है। चौक कॉइल इज द इलेक्ट्रिक डिवाइस with which the energy loss in the form of heat is made negligible, जिसका हीट के टर्म में जो एनर्जी लॉस हो वो नेग्लिजिबल हो, एंड द करंट कंट्रोल बाय, इसमें जो करंट हो वो क्या हो बेटा, कंट्रोल्ड फॉर्म में हो। तो ऐसे डिवाइस को क्या नाम दिया जाता है, चौक कॉइल। क्या क्या कॉपी करना है आपको बेटा, सर्किट फॉर्म करना है, सर्किट का अल्टरनेटिव सर्किट बनाएंगे, ये फॉर्मेशन लिखेंगे आपके पास, और इसका क्या लिखेंगे बेटा, यूजेस। इसका स्क्रीनशॉट लें। देखिए बेटा सेकंड कौन है, मेटल डिटेक्टर। मेटल डिटेक्टर क्या है, एक तरीके का डिवाइस है। 1 मिनट, देखिए बेटा मेटल डिटेक्टर क्या है, एक डिवाइस है जो मेटल की प्रेजेंस को बताता है। ये डिवाइस आपने बहुत सारी जगह देखा होगा, जैसे हम लोग रेलवे स्टेशन पे एंटर करते हैं तो वहाँ पर एक बॉक्स बना होता है, और उस बॉक्स के अंदर से अगर हम पास करते हैं, अगर हमारे पास कोई मेटल की चीज़ है, जैसे कि हमारे पॉकेट में कोई कॉइन रखा है या हमने जो बेल्ट लगा रखा है वो उसके अंदर मेटल का क्लिप है, तो ऐसी चीज़ें जब हम उसके अंदर से पास करते हैं तो वो डिटेक्ट करता है, बीप की आवाज़ करता है, फिर जो गार्ड होता है वो हमें रोकता है, फिर हमारे चेक करता है कि हाँ तुम्हारे पास मेटल का कौन सा चीज़ है जिसकी वजह से इसने इंडिकेशन दिया। तो वो जो डिवाइस है दैट इज कॉल्ड मेटल डिटेक्टर आपके पास, ठीक है। इसको बहुत सारी जगह यूज में लिया जाता है। आप किसी मॉल में जाते हो तब भी आपको ऐसा डिटेक्टर देखने को मिलेगा, आप किसी स्टेडियम में मैच देखने गए तब भी आपको इस डिटेक्टर से पास होना पड़ता है आपके पास। तो ये एक डिवाइस है आपके पास। अब देखिए बेटा मेटल डिटेक्टर क्या है, द मेटल डिटेक्टर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रेजोनेंस इन एसी सर्किट। एक्चुअल में क्या है कि वो सर्किट के रेजोनेंस के, जो रेजोनेंस सर्किट है उसके बेसिस पे वर्क करता है। कैसे वर्क करता है उसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्चुअल में जो सर्किट रेजोनेंट होगा उसके अंदर एक प्रॉपर्टी होगी कि उस सर्किट के जो रिएक्टेंस होंगे उनकी नेट वैल्यू कितनी होगी, 0। जैसे इसका रेजिस्टेंस R है, इसका XL और इसका कितना बेटा XC आपके पास। अगर ये रेजोनेंस कंडीशन पे है तो आप बोलोगे XL बराबर कितना होगा, XC आपके पास। इस कंडीशन पे तब होगा जब हमने सर्किट डिजाइन कर रखा है।
हमने डिजाइन ऐसा कर रखा है कि एक्सएल एक्सी के बराबर है आपके पास, ठीक है। अब क्या होता है कि इस सर्किट के अंदर से कोई मेटल का एलिमेंट पास किया जाता है। जैसे ही मेटल पास करोगे तो उस मेटल का कुछ रेजिस्टेंस होगा जो इस सर्किट के साथ एड अप हो जाएगा। जैसे ही उस सर्किट के साथ मेटल का कोई रेजिस्टेंस एड अप होगा तो होगा क्या, या तो एक्सएल की वैल्यू चेंज हो जाएगी या एक्सी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। मतलब कुल बात यह है कि तब जब आप इसके अंदर से कोई मेटल एलिमेंट को पास करोगे तो एक्सएल और एक्सी एक दूसरे के इक्वल नहीं रहेंगे। जब इक्वल नहीं रहेंगे तो हमारा जो सर्किट है वो नॉन रेजोनेंस सर्किट फॉर्म हो जाएगा। और जैसे ही ये नॉन रेजोनेंस सर्किट फॉर्म होता है आपके पास, तो इस सर्किट के अंदर एक स्पीकर लगा होता है। मान लीजिए वो स्पीकर है आपका पास, और इस स्पीकर से आपके पास बीप की आवाज आने लगती है कि भैया इस सर्किट का इंपीडेंस चेंज हुआ है, और वो इंपीडेंस चेंज हुआ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मेटल आपके पास। तो इस तरीके से हमें एक्सटर्नल मेटल इसके अंदर से पास हुई है उसके बारे में पता लग जाता है। तो आपके पास मेटल डिटेक्टर के बारे में एक ही क्वेश्चन बनता है कि मेटल डिटेक्टर किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो ये आपके पास एसी सर्किट के रेजोनेंस कंडीशन के ऊपर वर्क करता है। तो आपको केवल डेफिनेशन लिखनी है, इसका फिनोमेना समझना है और इसका सर्किट फॉर्म करना है। कॉपी डेट। ध्यान दे बेटा, अगला जो टॉपिक है वो है बेटा ट्रांसफार्मर। ठीक है, ट्रांसफार्मर क्या है पहले इस बात को समझेंगे। ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस है जो वोल्टेज को रेगुलेट करता है, या ऐसे बोले वोल्टेज की वैल्यू को चेंज कर सकता है। ये ट्रांसफार्मर क्या है, इसको एक फिक्स वोल्टेज दिया जाएगा तो हम इस वोल्टेज की वैल्यू को कुछ अमाउंट तक बढ़ा सकते हैं या इस वोल्टेज को कुछ अमाउंट तक कम कर सकते हैं। जैसे ट्रांसफार्मर आपके घर में हर उस एप्लीकेशन के अंदर लगा हुआ है जहां पर आप लोगों के पास, अगर मैं बात करूं कि वोल्टेज को कम करना है, जैसे मान लीजिए आपका मोबाइल का चार्जर है, ठीक है, आपके घरों में जो वोल्टेज आता है वो है बेटा 220 वोल्ट आपके पास, और आपका मोबाइल का चार्जर जो है वो वर्क करता है आपके पास 5 वोल्ट के ऊपर। कहाँ काम करता है बेटा, 5 वोल्ट। अब देखो 220 वोल्ट के अंदर अगर मैं 5 वोल्ट के काम करने वाले डिवाइस को प्लग इन करूंगा तो ये डिवाइस तो क्या हो जाएगा बेटा, बंद हो जाएगा। इसलिए मुझे बीच में एक ऐसा डिवाइस चाहिए जो 220 वोल्ट को पहले 5 वोल्ट में कन्वर्ट करे और फिर हम 5 वोल्ट को यूज करें आपके पास। तो यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर आप काम में लोगे, जिसको हाई वोल्टेज दोगे और वो कन्वर्ट कर देगा किसमें बेटा, लो वोल्टेज के अंदर, डेट ट्रांसफार्मर इज कॉल्ड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये आपकी वैल्यू को डिक्रीज करता है। कई बार हमें स्टेप अप ट्रांसफार्मर की रिक्वायरमेंट पड़ती है, और स्टेप अप ट्रांसफार्मर हम लोग काम में लेते हैं बेटा आपके पास जनरेटिंग स्टेशन पे, जैसे कि आपके पास रावत भाटा जो कि चित्तौड़गढ़ के अंदर है। तो ये जो ट्रांसफार्मर वहाँ पे होते हैं, एक्चुअली में क्या होता है कि जहाँ पर हम इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जैसे रावत भाटा आपके पास चित्तौड़गढ़ के अंदर प्रेजेंट है, तो वहाँ पर आपके पास क्या है कि जो इलेक्ट्रिसिटी बन रही है और वहाँ जो आपके पास जनरेटर लगा हुआ है वो 11 केवी की इलेक्ट्रिसिटी बनाता है। 11 किलो वोल्ट आपके पास 11 किलो वोल्ट का जो वोल्टेज है वो डेवलप करता है। अब चित्तौड़गढ़ मान लीजिए जयपुर से आपके पास लगभग 400 किलोमीटर है, तो आप क्या करोगे बेटा, एक हाई टेंशन लाइन बनाओगे और इस हाई टेंशन लाइन के अंदर 11 किलो वोल्ट को डालोगे और सोचोगे कि मैं जयपुर के अंदर इस वोल्टेज को रिसीव कर लूँ, तो आप गलत हो, क्योंकि ये वोल्टेज जो है वो इस ट्रेवलिंग डिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत कम है। और ये जब 11 किलो वोल्ट इन मोटे वायर, आपने देखा है कि हाई टेंशन लाइन के वायर बहुत ज्यादा मोटे होते हैं तो उनका रेजिस्टेंस भी काफी कुछ आपको मिलने वाला है। तो जब 11 किलो वोल्ट यहाँ डाला जाएगा तो इसके अंदर लॉस के अंदर ही ये खत्म हो जाएगा और जयपुर पे आपको कितना वोल्टेज मिलेगा बेटा, 0 वोल्ट आपको पास ऑब्टेन होने वाला है। इसी वजह से हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ पर जनरेटर के पास में एक ट्रांसफार्मर लगा देते हैं जो 11 किलो वोल्ट को कन्वर्ट कर देता है बेटा 400 वोल्ट के अंदर आपके पास, या 400 किलो वोल्ट के अंदर। ये हम बोले आपके पास बेटा ये कन्वर्ट कर देगा 220 किलो वोल्ट के अंदर।
और अगर मान लो डिस्टेंस छोटी है तो जो लाइन होगी वो होगी 132 केवी की, 132 किलोवाट, 220 किलोवाट, 400 या 440 जो भी रहता है आपके पास, ठीक है। ये हाई टेंशन लाइन की वोल्टेज है। तो आप 11 किलोवोल्ट को जब 400 किलोवोल्ट में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ आपने लो वोल्टेज दिया और आउटपुट में क्या मिला बेटा, हाई वोल्टेज। अब इसने इतने हाई वोल्ट को 400 किलोवोल्ट का मतलब हो गया बेटा लगभग आपके पास 4 लाख वोल्ट की बात कर रहा हूं मैं। 4 लाख वोल्ट जब यहाँ पर हाई टेंशन लाइन में डाला जाएगा तो जयपुर तक रिसीव होते होते कुछ तो वोल्टेज आपको ऑब्टेन होगा। इसका मतलब कि जब हमें लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर आपके पास वोल्टेज को ट्रांसमिट करना होता है तो जहां से आप ट्रांसमिट करना स्टार्ट कर रहे हो सेंडर साइड से आपके पास वोल्टेज की वैल्यू क्या होनी चाहिए बेटा, हाई होनी चाहिए आपके पास। इसलिए वहां पर हम लोग एक ट्रांसफार्मर काम में लेते हैं जो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। दैट टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर इज कॉल्ड स्टेप अप ट्रांसफार्मर। इसका मतलब वो वैल्यू को बढ़ा के दे रहा है आपके पास, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया बेटा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर आपके पास नाम दिया गया है। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, ट्रांसफार्मर दोनों काम करता है, वैल्यू को कम भी करता है, वैल्यू को बढ़ाता भी है, लेकिन काम कैसे करता है आपके पास। तो अगर आपसे पूछे ट्रांसफार्मर कहाँ क्या करेगा, ट्रांसफार्मर क्या करेगा आपके लिए, तो आंसर बनेगा ट्रांसफार्मर इज द इलेक्ट्रिक डिवाइस। एक ऐसा इलेक्ट्रिक डिवाइस है विच वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज कैन बी चेंज। एक वर्ड पे ध्यान देना, ट्रांसफार्मर केवल और केवल जो ऐसी वोल्टेज है उसी की वैल्यू को बढ़ा सकता है या उसी वैल्यू को कम कर सकता है। ट्रांसफार्मर आपके पास एसी अल्टरनेट वोल्टेज पे काम करता है, डीसी पे काम नहीं करता आपके पास। तो वर्क ओनली एसी नॉट ऑन डीसी आपके पास। जब ट्रांसफार्मर में आप लो वोल्टेज देते हो और हाई वोल्टेज ऑब्टेन करते हो तो इस पूरे ड्यूरेशन के अंदर जो आपके पास फ्रीक्वेंसी है, भाई अल्टरनेट करंट काम में ले रहे हैं, अल्टरनेटिव सोर्स काम में ले रहे हैं, तो उसकी कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, उस फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होता, फ्रीक्वेंसी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट आपके पास। तो ट्रांसफार्मर की फ्रीक्वेंसी नॉट चेंज, इट रिमेन्स कांस्टेंट। अब ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल क्या है अगर मैं बात करूं तो ट्रांसफार्मर जो है आपके पास बेटा वर्क करता है म्यूचुअल इंडक्टेंस के प्रिंसिपल पे। कैसे काम करता है उसी को हम बेटा स्टडी करने वाले हैं। ध्यान दीजिए बेटा यहाँ पे आप लोग, अगर मैं ट्रांसफार्मर की बात कर रहा हूँ आपके पास, तो आपने चैप्टर नंबर 9 के अंदर जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था दैट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस आपके पास था। तो वहां पर हमने क्या देखा था बेटा आपके पास कि ये एक आपके पास कॉइल थी और इस कॉइल को हमने क्या किया बेटा अल्टरनेट सोर्स से कनेक्ट कर दिया। फिर हमने यहाँ पे क्या किया बेटा एक दूसरी कॉइल ली आपके पास, ठीक है, और इस कॉइल को हमने कनेक्ट कर दिया था किससे बेटा, गैल्वेनोमीटर से आपके पास। अब हम कह रहे हैं कि इसमें अल्टरनेट करंट फ्लो होगा, तो ये जो फर्स्ट कॉइल है इसके अंदर क्या डेवलप होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो लिंक करेगा सेकंड कॉइल को। तो सेकंड कॉइल के अंदर क्या आ जाएगा बेटा, ईएमएफ आपके पास, ठीक है। तो हमने करंट किस कॉइल में दी, फर्स्ट में, लेकिन बिना फिजिकल अटैचमेंट के, मतलब इन दोनों सर्किट में कोई फिजिकल अटैचमेंट नहीं है आपके पास, कोई कनेक्शन नहीं है, फिर भी यहां से करंट कहां ट्रांसमिट कर दी जाती है, सेकंड सर्किट के अंदर ट्रांसमिट कर दी जाती है। तो इस फिनोमिना को क्या नाम दिया था बेटा, म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये दो लोगों के बीच की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। तो ये म्यूचुअल इंडक्टेंस आपके पास है। तो हमारा ट्रांसफार्मर किस पे काम करता है बेटा, म्यूचुअल इंडक्टेंस पे आपके पास वर्क करता है। अब कैसे वर्क करता है, उस वर्क को समझने से पहले हम ये समझेंगे कि ट्रांसफार्मर बना कैसे है, ठीक है, उसकी कंस्ट्रक्शन क्या है आपके पास। तो प्रिंसिपल पूछे तो किस पे बेटा, म्यूचुअल इंडक्टेंस पे। अब ट्रांसफार्मर को बनाने के लिए, ट्रांसफार्मर क्या बेटा बनाने के लिए क्या किया जाता है आपके पास, सॉफ्ट आयरन का कोर लिया जाता है। देखो जैसा इस कॉपी का मैकेनिज्म है ना, सेम मैकेनिज्म होता है किसका बेटा, ट्रांसफार्मर के कंस्ट्रक्शन का। कैसे, जैसे कि शिट लाइट बॉल, ध्यान दे बेटा, हम लोग जो हैं वो ट्रांसफार्मर के मैकेनिज्म या कंस्ट्रक्शन को समझ रहे थे। तो ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन ठीक उसी तरीके से जैसे इस कॉपी का कंस्ट्रक्शन है, बस फर्क ये है जैसे ये कॉपी है, एक तरीका तो ये है कि अगर इतना मोटा मुझे कुछ बनाना है तो मैं क्या करूँगा, इतना थिक एक कार्डबोर्ड ले लूँगा, गत्ता ले लूँगा,
और उस गत्ते को या उस कार्डबोर्ड को इस फोम के अंदर क्या करेंगे बेटा, कट कर देंगे। मतलब ये जो हिस्सा है वो काट के बाहर निकाल देंगे। दिख रहा होगा आपको ये हिस्सा, ये जो मैंने ब्लैक मार्कर से किया है, ये काट के बाहर निकाल दूंगा। तो होगा क्या, मुझे यहाँ ऊपर की तरफ एक आर्म मिलेगा और नीचे की तरफ एक आर्म मिल जाएगी। अब ये जो आर्म है, इन आर्म के ऊपर आप कॉपर के इंसुलेटेड वायर की बाइंडिंग करते हुए, कैसे सर, वायर लेके गया इस तरीके से। मान लो ये जो मुझे आयरन का हिस्सा मिला वो ऐसा है मेरे हाथ की तरह, ठीक है। तो ये आयरन का हिस्सा है, तो यहाँ पे मैं कॉपर की इस तरीके से क्या कर दूंगा बेटा, आपके पास वाइंडिंग। तो इस तरीके से आपके पास कंस्ट्रक्शन में दो चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला, जब हम लोग ट्रांसफार्मर बनाते हैं तो ट्रांसफार्मर के अंदर आपके पास रेक्टेंगुलर शेप के लैमिनेटेड कोर काम में लिए जाते हैं। अब देखिए, जैसे ये कॉपी आपके पास डिजाइन की गई है, तो इस कॉपी में पूरा एक मोटा सा कार्डबोर्ड काम में नहीं लिया, उसकी जगह क्या किया बेटा, से पतली पतली शीट बनाई गई है आपके पास। एक शीट ये है, फिर एक शीट ये है, फिर आपके पास अगला शीट ये है। तो इसी तरीके से ट्रांसफार्मर भी बनाया जाता है। वहां पे ऐसी रेक्टेंगल शेप की आपके पास क्या ली जाती है बेटा, जो सॉफ्ट आयरन है उसकी प्लेट्स ली जाती है। फिर एक प्लेट लेते हैं, फिर उस प्लेट के ऊपर हम लोग लेमिनेशन लगा देते हैं। वो लेमिनेशन आपके पास रबड़ का हो सकता है, वो माइका शीट हो सकती है, या किसी का भी लेमिनेशन हो सकता है जो इंसुलेशन का काम करे कुल मिलाकर। फिर उसके ऊपर सेकंड आपके पास रेक्टेंगल आयरन की जो प्लेट है वो रखी जाती है, फिर एक शीट लगाई जाती है, फिर एक आयरन की प्लेट रखी जाती है। इस प्रकार से इतना मोटा मैकेनिज्म आपके पास डिजाइन हो जाएगा। तो कंस्ट्रक्शन में बेटा कितनी बातें याद रखोगे, दो बातें। पहली बात, इस कंस्ट्रक्शन ट्रांसफार्मर को डिजाइन करने के लिए आप रेक्टेंगुलर लैमिनेटेड प्लेट्स ऑफ सॉफ्ट आयरन यूज में लेते हैं। अब यहाँ पे दो चीजें दिमाग में आती है, सर पहला तो मैंने लैमिनेटेड क्यों लिया, तो आगे जाके मैं ट्रांसफार्मर के आपको लॉसेस समझाऊंगा, तो वहां पे हमें ये पता लगेगा कि लैमिनेटेड कोर यूज में लेने की वजह से जो एडी करंट की वजह से ट्रांसफार्मर में हीट लॉस होता है वो कम होता है आपके पास। दूसरा, सर यहाँ पे मटेरियल जो है वो सॉफ्ट आयरन ही क्यों काम में लिया, कोई और मटेरियल भी तो काम में ले सकते थे। एक्चुअल में क्या होता है कि जो सॉफ्ट आयरन का पीस होता है वो एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। ये फेरोमैग्नेटिज्म क्या होता है, ये चैप्टर नंबर 8 में हमने पढ़ा है आपके पास। तो जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, उन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का जो हिस्टेरेसिस कर्व होता है वो नैरो होता है, बहुत पतला होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो हिस्टेरेसिस लॉस होगा, ये जो एरिया मैंने शो किया है ये हिस्टेरेसिस लॉस को रिप्रेजेंट करता है। ये लॉस बहुत कम निकल के आता है, किसके लिए बेटा, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए। तो आपके पास जो ट्रांसफार्मर है उसके अंदर हिस्टेरेसिस लॉस कम से कम हो, इसलिए इस ट्रांसफार्मर को बनाने के लिए किसको काम में लिया जाता है बेटा, सॉफ्ट आयरन को। फिर इस ट्रांसफार्मर के देखो बेटा, ऊपर की तरफ एक एज है और नीचे की तरफ एक एज है, और इन एजेस के ऊपर क्या किया जाता है बेटा, कॉपर के इंसुलेटेड वायर की वाइंडिंग की जाती है। अब उस कॉपर का जो वायर होगा उसकी भी कुछ प्रॉपर्टी होगी। उसकी प्रॉपर्टी ये होगी, जो कॉपर का वायर आप लोग काम में लोगे वो थिक होना चाहिए, थोड़ा मोटा होना चाहिए। उसके पीछे रीजन ये है कि अगर कॉपर का वायर थिक होगा तो उसमें जो कॉपर लॉस के टर्म में हीट एनर्जी का लॉस होता है वो कम से कम मिलेगा आपको। तो इसके ऊपर क्या किया जाता है बेटा, इंसुलेटेड कॉपर थिक वायर काम में लिया जाता है, जो क्या करता है, कॉपर लॉस को रिड्यूस करता है। और ये कैसा होना चाहिए बेटा आपके पास, इसका यूज किसमें होगा, कोयल को फॉर्म करने में। तीसरा जो कंसेप्ट आपके पास है कि यहाँ पे सॉफ्ट आयरन का जो आपने मटेरियल काम में लिया है ये यहाँ पे एक काम और करेगा। जैसे अगर कोई पाइपलाइन है तो उसके अंदर क्या फ्लो होता है, वाटर। तो जो वाटर है वो किसके थ्रू फ्लो कर रहा है बेटा, पास पाइपलाइन के थ्रू। सिमिलरली जो मैग्नेटिक फ्लक्स होते हैं वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में इजीली फ्लो कर सकते हैं, इजीली ट्रांसपोर्ट किए जा सकते हैं आपके पास। इसी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स इजीली फ्लो करे, इसलिए हमने जो ट्रांसफार्मर बनाया है ये किसका बनाया बेटा, सॉफ्ट आयरन कोर का आपके पास डिजाइन किया गया है। हम जो ट्रांसफार्मर अभी कंसीडर कर रहे हैं ये मान के चल रहे हैं डेट इज द आइडियल ट्रांसफार्मर। इसमें किसी तरीके का कोई लॉस नहीं हो रहा है। लॉस का मतलब है इसमें फ्लक्स का कोई लीकेज नहीं है, फ्लक्स कहीं आपके पास
वेस्टेज नहीं हो रहा, जितना फ्लक्स आप बना रहे हो मैग्नेटिक फ्लक्स, वो सारा का सारा मैग्नेटिक फ्लक्स आपके ईएमएफ या आपके वोल्टेज डेवलप करने में यूज किया जा रहा है आपके पास। ठीक है, तो ये ट्रांसफार्मर की कंस्ट्रक्शन है। देखो इसमें मल्टीपल रेक्टेंगुलर प्लेट को एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक रखकर डिजाइन किया गया है। ऊपर वाली कोइल के ऊपर आपके पास कॉपर की वाइंडिंग की गई है, नीचे वाली कोइल पे भी कॉपर की वाइंडिंग की गई है। अब यहाँ पे कितनी वाइंडिंग होगी बेटा? 2 वाइंडिंग आपके पास फॉर्म होगी। अब ध्यान देना यहाँ पे आप लोग कि इन 2 वाइंडिंग में से किसी एक वाइंडिंग को आप क्या करोगे? अल्टरनेट सोर्स से कनेक्ट कर दोगे। जैसे ये ऊपर वाला जो है इसको मैंने क्या किया बेटा? एक अल्टरनेट सोर्स से कनेक्ट कर दिया। जिस वाइंडिंग को मैं अल्टरनेट सोर्स से कनेक्ट करूंगा इट इज कॉल्ड प्राइमरी वाइंडिंग। क्या बोलेंगे बेटा इसको? प्राइमरी वाइंडिंग आपके पास। ठीक है, इस प्राइमरी वाइंडिंग में इस अल्टरनेट सोर्स की वजह से करंट फ्लो होगा, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी करंट आपके पास। अब ये जो प्राइमरी वाइंडिंग है इसको बनाने में आपने कुछ टर्न्स बनाए होंगे, इनके नंबर ऑफ टर्न्स को बोला जाएगा बेटा एनपी, टोटल टर्न्स इन प्राइमरी वाइंडिंग। नेक्स्ट टर्न की बात करता हूं बेटा आपके पास। अब देखो यहाँ पर एक क्या है? अल्टरनेट सोर्स है और इसके अंदर क्या बनाया गया है बेटा? आपके पास करंट फ्लो हो रही है और अल्टरनेट सोर्स की आपको प्रॉपर्टी पता है कि एक इस टाइप का करंट होता है जिसका मैग्नीट्यूड हमेशा टाइम के रेस्पेक्ट में क्या होता रहता है? चेंज आपके पास। तो मैग्नीट्यूड ऑलवेज आपके पास चेंज होगा। तो यहाँ पे क्या डेवलप होगा बेटा? एक मैग्नेटिक फील्ड आपके पास क्या डेवलप होगा? इस तरीके से एक मैग्नेटिक फील्ड आपके पास, ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डेवलप होगी तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस कोइल को नॉर्मली इंटरसेक्ट करेगी, पास करेगी। जब नॉर्मली पास करेगी तो यहाँ पे डेवलप होगा बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स। वो मैंने कितना कंसीडर कर लिया? 5। अब जो मैग्नेटिक फ्लक्स इस कोइल में डेवलप होगा, मैं मार्कर चेंज कर लेता हूं, जो मैग्नेटिक फ्लक्स इस कोर में आपके पास डेवलप होगा वो मैग्नेटिक फ्लक्स आपके पास इस कोर से होता हुआ सेकंड वाइंडिंग की तरफ ट्रांसमिट कर दिया जाएगा। क्योंकि मैंने एक बात बोली थी कि जो सॉफ्ट आयरन कोर होता है उसके अंदर आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स इजीली फ्लो होता है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि जितना मैग्नेटिक फ्लक्स प्राइमरी वाइंडिंग में बना वो पूरा का पूरा कहां चला गया बेटा? सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर ट्रांसमिट हो गया। यहां जिसके अक्रॉस में लोड, मतलब कि जहां से मुझे आउटपुट वोल्टेज ऑब्टेन करना है उसको मैं लोड की तरफ कनेक्ट करूंगा, या इसको बोला जाएगा बेटा आपके पास सेकेंडरी वाइंडिंग या सेकेंडरी कॉइल आपके पास। ये सेकेंडरी वाइंडिंग हो गई आपके पास। इसमें जो टर्न्स होंगे वो कितने होंगे बेटा? एनपी नहीं, एनपी नहीं होंगे, वो होंगे बेटा आपके पास एनएस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है सर जी? इस प्राइमरी में करंट आई आईपी, जिसकी वजह से प्राइमरी में मैग्नेटिक फील्ड आया और ये मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल को लिंक कर रहा है, इसलिए प्राइमरी में क्या आया? फ्लक्स। अब ध्यान दो, अगर करंट चेंज होगी तो फ्लक्स चेंज होगा और फ्लक्स चेंज होगा तो फैराडे के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग, कौन सा लॉ बेटा? सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग इस प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर एक ईएमएफ डेवलप होगा, दैट इज ईपी। तो अकॉर्डिंग टू फैराडे सेकंड लॉ ईपी इक्वल टू कितना होगा? माइनस एमपी, और फ्लक्स में चेंज कितना हो रहा है बेटा? डी फाइव बाई डी टी। ईएमएफ क्या होता है सर? फैराडे सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग जितने टर्न्स मल्टीप्लाई रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स आपके पास। अब ध्यान दो, जितना फ्लक्स यहाँ चेंज हो रहा है उतना ही यहाँ हो रहा है, क्योंकि मैंने कौन सा ट्रांसफार्मर कंसिडर किया है? आइडियल ट्रांसफार्मर। तो इसके अंदर भी फ्लक्स कितना पहुंचेगा बेटा आपके पास? 5। जब फ्लक्स इस कॉइल के अक्रॉस भी चेंज होगा तो फैराडे सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पे भी क्या डेवलप होगा बेटा आपके पास? ईएमएफ कॉल्ड सेकेंडरी ईएमएफ, जिसकी वजह से यहाँ करंट फ्लो होगी, कॉल्ड सेकेंडरी करंट आईएस आपके पास। देन सेकेंडरी के अंदर भी ईएमएफ होगा कॉल्ड ईएस, वो कितना होगा बेटा? एनएस अपॉन डी फाइव बाई डी टी। अब बेटा आपके पास प्राइमरी के अंदर आपके पास ईएमएफ पता लगा, सेकेंडरी का ईएमएफ आपको पता लग गया। हम इन दोनों इक्वेशन क्या निकाल देंगे बेटा? रेशियो निकालोगे तो आपके पास ईपी इक्वल टू होगा माइनस का एनपी डी फाइव बाई डी टी अपॉन ईएस इक्वल टू हो जाएगा बेटा माइनस का एनएस डी फाइव बाई डी टी आपके पास।
डी फाई बाई डी टी से डी फाई बाई डी टी कैंसिल आउट, माइनस से माइनस भी कैंसिल हो गया। तो बताओ प्राइमरी और सेकेंडरी के ईएमएफ का रेशियो उनके टर्न्स के रेशियो की क्या है बेटा, इक्वल है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि जो ईएमएफ है वो प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ टर्न्स के आपके पास। ठीक है, देखो ईपी के सामने एनपी लिखा है, ईएस के सामने एनएस लिखा है। इसका मतलब रिजल्ट क्या आया कि ईएमएफ जो है वो प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ टर्न्स के। अब देखो ये ट्रांसफार्मर का मैकेनिज्म कैसा है। मान लीजिए मुझे एक ऐसा ट्रांसफार्मर बनाना है जहां पर मैं चाहता हूं कि 220 वोल्ट को कन्वर्ट कर दिया जाए कितने वोल्ट में बेटा, 5 वोल्ट के अंदर। ठीक है, तो क्या करूंगा मैं, ऐसा मान के चलता हूं कि जो ये एक वाइंडिंग होती है ना, एक टर्न होता है वो 1 वोल्ट को रिप्रेजेंट करता है, मतलब 1 टर्न रिप्रेजेंटेड बाय 1 वोल्ट आपके पास। तो क्या करेंगे, प्राइमरी के अंदर बनाएंगे बेटा 220 टर्न। इसका मतलब वहां कितना वोल्टेज बनेगा, 220 वोल्ट बनेगा। और सेकंड में केवल 5 टर्न बनाएंगे तो सेकंड में कितना वोल्टेज डेवलप होगा बेटा, 5 वोल्ट डेवलप होगा आपके पास। तो यहां से डेवलप होगा 220 वोल्ट, तो यहां बनेगा बेटा आपके पास कितना, 5 वोल्ट। इसका मतलब 220 वोल्ट किसमें कन्वर्ट हो गया बेटा, 5 वोल्ट में कन्वर्ट हो गया आपके पास। तो इस प्रिंसिपल के बेसिस के ऊपर ट्रांसफार्मर क्या करता है बेटा, वोल्टेज को चेंज करता है। हमने कहा था दैट इज आइडियल ट्रांसफार्मर। अगर ये आइडियल ट्रांसफार्मर है तो देन आउटपुट पावर और जो आपके पास इनपुट पावर होगा, आउटपुट पावर और इनपुट पावर होगा, उनकी वैल्यू क्या होगी बेटा आपके पास, सेम, इनपुट इनपुट इनपुट। ठीक है, अब इलेक्ट्रिकल में पावर क्या होता है, पावर होता है ईएमएफ मल्टीप्लाई करंट। आउटपुट, आउटपुट हम यहां से दे रहे हैं और इनपुट यहां दिया जा रहा है आपके पास। ठीक है, तो आउटपुट का ईएमएफ मल्टीप्लाई आउटपुट की करंट, ये हो जाएगा ईएस आईएस। ये कितना होगा बेटा आपके पास, आईपी ईपी आपके पास। यहां देखो किसके रेशियो है, ईपी अपॉन ईएस। तो ऐसा करो ईएस को इधर ले जाओ, आईपी को नीचे ले आओ, तो क्या हो जाएगा, आईएस अपॉन आईपी इक्वल टू होगा ईपी अपॉन ईएस। ध्यान दीजिए बेटा यहाँ पे कि ईपी बाई ईएस किसके बराबर होता है, आईएस बाई आईपी के बराबर होता है। तो इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करोगे देन आपके पास एक इक्वेशन बनेगी कितनी, आईएस अपॉन आईपी बराबर होगा ईपी अपॉन ईएस बराबर होगा आपके पास कितना, एनपी अपॉन में एनएस। एक चीज नोटिस करें, कई बार वो ईएमएफ लिखता है क्वेश्चन में और कई बार इनको वोल्टेज बोल देता है, तो उससे कंफ्यूज मत होना। ईपी की जगह आप क्या लिख सकते हो बेटा, वीपी लिख सकते हो, और ईएस की जगह क्या लिखा जा सकता है बेटा, वीएस भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो ये जो इक्वेशन आपके पास फॉर्म हुई है दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मर मैथमेटिकल इक्वेशंस आपके पास। ठीक है, इसी के बेसिस के ऊपर वो आपसे न्यूमेरिकल सोल्व करवाता है। अब ध्यान दीजिए इसमें एक और टर्म आती है, उसको कहां लिखूं मैं, यहां नीचे लिख देता हूं, कॉल्ड इफिशिएंसी। क्या बोलते हैं बेटा, इफिशिएंसी। और इफिशिएंसी को शो किया जाता है नेटा से। अब किसी के वर्क करने की कितनी इफिशिएंसी है वो कैसे पता करेंगे कि वो आउटपुट कितना दे रहा है इनपुट के रेस्पेक्ट में, वो ही क्या बोली जाती है बेटा, इसकी इफिशिएंसी। तो जो ट्रांसफार्मर होते हैं इनकी इफिशिएंसी होती है आउटपुट पावर डिवाइड बाय इनपुट पावर। अगर वो बोले कि ट्रांसफार्मर की इफिशिएंसी परसेंटेज में कैलकुलेट करो तो मल्टीप्लाई बाय क्या कर दोगे बेटा, 100, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, परसेंटेज में। तो परसेंटेज और परसेंटेज ऑफ इफिशिएंसी क्या है बेटा, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर का रेशियो मल्टीप्लाई में क्या बेटा आपके पास, 100 आपके पास। ये आपके पास ट्रांसफार्मर का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो गया। अब जो अगला पॉज करके वीडियो में बनाऊंगा उसके अंदर आपके पास हम लोग ट्रांसफार्मर में होने वाले लॉसेस को स्टडी करेंगे। तो एक बार इतनी सी बात को बेटा कॉपी करो, ध्यान दे बेटा। नेक्स्ट है आपके पास कहा था कि 2 टाइप के ट्रांसफार्मर होता है, वन इज द स्टेप अप ट्रांसफार्मर, सेकंड इज द स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो देखो पहला है टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर, फर्स्ट है स्टेप अप। एक ऐसा ट्रांसफार्मर जो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा दैट इज कॉल्ड स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अब आपके पास स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए हमने मैथमेटिकल इक्वेशन पढ़ी थी। वो इक्वेशन ये थी कि आई एस अपॉन आई पी इक्वल टू होता है ई एस अपॉन में
EP अपॉन ES इक्वल टू NP अपॉन में NS। देखो रिक्वायरमेंट क्या है कि इनपुट का वोल्टेज लो होना चाहिए और आउटपुट का वोल्टेज हाई होना चाहिए। इसका मतलब हम कहना चाहते हैं कि प्राइमरी का EMF कम होगा और सेकेंडरी का EMF क्या होगा, ज्यादा। अब जो आपके पास EMF है और जो टर्न्स है वो डायरेक्टली क्या है, प्रोपोर्शनल। तो अब हम बोल सकते हैं कि प्राइमरी में टर्न्स कम बनेंगे और सेकेंडरी में टर्न्स क्या बनेंगे, ज्यादा। इसका मतलब जब आपको स्टेप अप ट्रांसफार्मर डिजाइन करना पड़ेगा तो आप प्राइमरी में टर्न्स कम रखोगे और सेकेंडरी में टर्न्स क्या रखोगे बेटा, ज्यादा आपके पास। नेक्स्ट अगर मैं करंट के बारे में स्टेटमेंट देना चाहूं तो करंट और EMF एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आपके पास। इसका मतलब प्राइमरी में अगर EMF कम है तो प्राइमरी में करंट ज्यादा होगी कंपेयर टू सेकेंडरी ऑफ करंट आपके पास। तो ये जो स्टेटमेंट्स है वो किसके लिए है बेटा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अब जो सेकंड ट्रांसफार्मर आपके पास था दैट इज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इट इज द ट्रांसफार्मर व्हिच कन्वर्ट हाई वोल्टेज इनटू लो वोल्टेज। जो हाई वोल्टेज देंगे और उसको लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर देगा, ऐसे ट्रांसफार्मर को क्या नाम दिया जाएगा बेटा आपके पास, स्टेप आ गया माइक, चलो है स्टेप क्या बेटा आपके पास, डाउन ट्रांसफार्मर। अब हम चाहते हैं कि इनपुट में वोल्टेज हाई हो और आउटपुट का वोल्टेज कम हो। इसका मतलब इनपुट दैट मीन प्राइमरी का EMF सेकेंडरी के EMF से क्या हो बेटा, ज्यादा। अब EMF और टर्न्स तो प्रोपोर्शनल है, इसलिए प्राइमरी के टर्न्स सेकेंडरी के टर्न्स से क्या होंगे, हाई आपके पास। बट करंट और EMF एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर प्राइमरी में EMF ज्यादा है तो प्राइमरी की करंट सेकेंडरी के करंट से क्या होगी बेटा, स्मॉलर। ये सारे रिजल्ट किसके हैं बेटा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के आपके पास है। अब देखो ट्रांसफार्मर में कुछ 4 टाइप के लॉसेस होते हैं। अब आपसे क्वेश्चन में जो पूछा जाता है वो उन लॉसेस को रिड्यूस करने का मेथड क्या है, मिनिमाइज करने का मेथड क्या है, वो एग्जामिनर आपसे वेरी शॉर्ट या शॉर्ट क्वेश्चन में पूछता है आपके पास। तो पहला लॉस है डेट इज कॉपर लॉस और एनर्जी लॉस इन फॉर्म ऑफ हीट। देखो ये जो आपने कॉपर की वाइंडिंग करी है, कॉपर की क्या करी बेटा, वाइंडिंग। इस कॉपर के वाइंडिंग का कुछ रेजिस्टेंस होगा और वो रेजिस्टेंस होता है बेटा रो L बाई A आपके पास। जब रेजिस्टेंस होगा तो इस वायर में कुछ करंट फ्लो होगी और करंट फ्लो होगी तो इसके अंदर हीट एनर्जी होगी कितनी बेटा, I स्क्वायर ऑफ RT आपके पास। ये हमने चैप्टर नंबर 5 में फॉर्मूला स्टडी किया था आपके पास। अब ध्यान दीजिए, जितनी करंट इसमें फ्लो होनी है उसको मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि जितनी करंट प्राइमरी में फ्लो होगी तब तो सेकेंडरी में हमें कुछ मिलेगा। वो डिपेंड करता है कि आपको कैसा वोल्टेज चाहिए आपके पास। तो करंट जो ट्रांसफार्मर की है वो कांस्टेंट है जो कॉइल के अंदर फ्लो हो रही है। बट इस कॉइल का जो रेजिस्टेंस है अगर वो हाई हुआ तो इस कॉइल में हीट एनर्जी क्या होगी, ज्यादा। अब ये जो कॉइल है, ये कॉइल कॉपर का वायर है, उसके ऊपर फिर रबर की कोटिंग है। अगर मान लो जो ट्रांसफार्मर है वो 24/7 आवर कंटिन्यूसली ऑन रहते हैं, कंटिन्यूसली वर्क करते हैं ट्रांसफार्मर आपके पास जब तक आप उनको यूज ले रहे हो। तो ऐसे ट्रांसफार्मर आपके पास भी हैं। अगर मान लो वहां कंटिन्यूसली आपके पास करंट फ्लो होगी, कंटिन्यूसली हाई रेजिस्टेंस ऑफर किया जाएगा तो इसमें कंटिन्यूसली आपके पास एक हीट एनर्जी होगी और उस हीट एनर्जी की वजह से इस कॉपर के वायर की जो इंसुलेटिंग है आपके पास, जो रबर की कोटिंग करी है वो आपके पास बर्न आउट हो जाएगी। अगर वो बर्न हो गई तो यहाँ की जो वायर है वो बहुत ज्यादा क्लोज आपके पास बाउंड किए जाते हैं, वो आपस में क्या हो सकते हैं, शॉर्ट सर्किट हो सकती है। वहां पर ट्रांसफार्मर के अंदर आपके पास आग लग सकती है, वो आपके पास फायर बन सकते हैं आपके पास, या उनके अंदर बर्निंग हो सकती है। तो इन सभी डिजीज को या ये जो सारे आपके पास इफेक्ट है इनको कम करने के लिए एक मेथड है कि ऐसा करो, ऐसी कोई डिजाइन करो जिसका रेजिस्टेंस क्या हो, कम हो। अब देखो रेजिस्टेंस जो है वो 3 चीजों पे डिपेंड करता है, एक तो रेजिस्टिविटी पे, एक वायर के लेंथ पे, एक वायर के क्रॉस सेक्शन एरिया दैट इज थिकनेस पे। अब हमने एक बहुत अच्छा कंडक्टिंग मटेरियल काम में ले लिया ताकि रेजिस्टेंस कम हो, दैट इज कॉपर। तो हमने रो फिक्स कर लिया, मतलब कॉपर से अच्छा वायर हम यूज नहीं कर सकते, वैसे कॉपर से भी अच्छा वायर होता है दैट इज सिल्वर। बट जो सिल्वर है वो इकोनॉमिकली आपके पास सूटेबल नहीं है आपके पास, इसलिए हम लोग कॉपर यूज करते हैं सेकेंड नंबर पर। फिर है लेंथ। मान लो इस ट्रांसफार्मर में 1 टन बनाने के लिए 1 मीटर लॉन्ग कॉपर का वायर लगता है और मुझे यहाँ पे 50 टन चाहिए, तो
तो मैं टर्न्स में कमी नहीं कर सकता, मतलब कि वायर की लेंथ को मैं कम नहीं कर सकता, रख नहीं सकता किसी भी तरीके से, तो लेंथ के अंदर कुछ चेंजेस नहीं हो सकते। अब टर्म बचती है बेटा क्रॉस सेक्शन एरिया, डेट इज थिकनेस ऑफ द आपके पास वायर। अगर वायर की थिकनेस बढ़ा दोगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और रेजिस्टेंस जब कम होगा तो हीट एनर्जी भी क्या होगी, कम होगी। इसका मतलब कि जो कॉपर वायर है उसके अंदर हीट एनर्जी को रिड्यूस करने के लिए आप थिक कॉपर वायर का यूज करेंगे। तो कॉपर लॉस और एनर्जी लॉस हीट के टर्म में होता है किस फॉर्मूले से, I²RT, और इसको रिड्यूस करने के लिए आप थिक कॉपर वायर को यूज में लेते हो। सेकंड जो लॉस है डेट इज एनर्जी लॉस ड्यू टू द एडी करंट। अब देखो ये जो आपने कोर बनाया था ट्रांसफार्मर का, ये ट्रांसफार्मर कोर किससे बना है बेटा, के पास सॉफ्ट आयरन के मटेरियल से, और सॉफ्ट आयरन का जो मटेरियल है वो क्या है बेटा, एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल आपके पास है। जब आपने क्या किया बेटा, सॉफ्ट आयरन का पीस लिया, जैसे कि ये मान लो मेरा मार्कर जो है सॉफ्ट आयरन का पीस है, और इस पे मैंने क्या करी बेटा, वाइंडिंग आपके पास ये वाइंडिंग कर दी मैंने। अब इस वाइंडिंग के अंदर करंट फ्लो होगी तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, जैसे सोलेनॉइड है तो सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड उसके एक्सिस पे बनता है, और एक्सिस में कौन रखी है बेटा, सॉफ्ट आयरन कोर। इसका मतलब कि ये जो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है वो इस आयरन के कोर को पास करेगा। जब इस आयरन के कोर को ये मैग्नेटिक फील्ड पास करेगा तो ये जो आयरन का थिकनेस है इसके अंदर इस तरीके से सर्कुलर करंट डेवलप होगी, और इन्हीं सर्कुलर करंट को क्या नाम दिया जाता है बेटा, एडी करंट। आपके पास मान लीजिए कि सर्कुलर करंट की एक की वैल्यू है 2 एम्पियर, फिर इसके ऊपर एक और सर्कुलर करंट आता है उसकी भी वैल्यू है 2 एम्पियर, फिर एक और सर्कुलर करंट आया उसकी वैल्यू 2 एम्पियर, और फिर एक और सर्कुलर करंट आता है बेटा 2 एम्पियर। अगर मान लीजिए ये सारे जो आपके पास करंट है ये मेटेलिक कांटेक्ट में हो, मतलब कि एक दूसरे से कंडक्टिंगली या कंडक्शन फॉर्म के अंदर जुड़े हो, तो इस पूरे एडी करंट का नेट अमाउंट कितना हो जाएगा बेटा, 8 आपके पास। तो देखिए यहाँ पे हीट लॉस होगा ड्यू टू द करंट। अब करंट की वैल्यू मान लीजिए 8 आई, तो 8 का स्क्वायर कितना, 64 ऑफ RT। एक एग्जांपल ले रहा हूँ, 64 ऑफ RT, इतनी हीट डेवलप होगी। इसका मतलब मेरा जो ये आयरन का कोर है ये एडी करंट के प्रेजेंस की वजह से हीट करना स्टार्ट कर देगा। जब ये हीट करेगा तो इसके ऊपर जो वाइंडिंग है वो बर्न हो सकती है, फिर से आपके पास लॉसेस हो सकते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारा जो कोर बना है वो इस एडी करंट की वजह से इतना हीट करे। तो देखो ट्रांसफार्मर में आप एडी करंट को प्रोड्यूस होने से नहीं रोक सकते, वो तो आएगी ही आएगी, उसका अमाउंट भी वही रहेगा। बट आप क्या कर सकते हो, इन करंट को आपस में जो ऐड हो रही है उससे रोका जा सकता है। अब इसी के लिए क्या करते हैं बेटा, हम लोग लैमिनेटेड कोर काम में लेते हैं। ट्रांसफार्मर बनाने के लिए आप पूरा एक सॉलिड पीस ऑफ आयरन भी काम में ले सकते हो, बट उससे क्या होगा कि जो करंट होगी वो आपस में मेटेलिक फॉर्म से कनेक्ट हो जाएगी आपके पास। तो वहां पे हम क्या करते हैं, पतले पतले आयरन की शीट काटते हैं, एक शीट फिर दूसरी शीट फिर तीसरी शीट, और उन शीट्स के बीच में, इन्हीं 2 शीट के बीच में एक इंसुलेटर रबड़ की कोटिंग लगा देते हैं। फिर आपके पास देखो, जैसे मैंने इनिशियल भी आपको एग्जांपल दिया था कॉपी वाला, ऐसे पतले पतले शीट काटे जाएंगे और इन शीट्स के बीच में क्या होगा बेटा, आपके पास रबड़ की कोटिंग लगा दी जाएगी। अब क्या होगा, इस कोर में 2 एम्पियर करंट डेवलप होगी, इसके नीचे वाले में 2 एम्पियर डेवलप होगी, इसके नीचे वाले में 2 एम्पियर करंट डेवलप होगी, बट इनके बीच में रबड़ की कोटिंग है तो ये 2 एम्पियर और ये 2 एम्पियर ऐड नहीं हो सकता। अगर ये रबड़ की कोटिंग नहीं होती, ये पूरा एक सॉलिड होता, तो ये आपस में क्या हो जाते हैं बेटा, कनेक्ट हो जाते हैं। तो आप जो लैमिनेटेड कोर आप काम में लेते हो, कौन बेटा, लैमिनेटेड कोर हम जो काम में लेते हैं, इसकी वजह से ये ऐड नहीं होते और हमें जो हीट में इफेक्ट देखने को मिलता है वो सिंगल एडी करंट का इफेक्ट देखने को मिलता है। इसका मतलब इस बार आई की वैल्यू केवल 2 होगी और 2 का स्क्वायर कितना होगा बेटा, 4RT। देखो जब ये ऐड हो रही थी इस एग्जांपल पे तो इतना हीट डेवलप हो रही थी, और जब ये ऐड नहीं हो रही तो हीट का अमाउंट बहुत क्या हो गया है, कम हो गया है। तो एडी करंट की वजह से जो हीट होता है उस हीट को रिड्यूस करने के लिए आप लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर यूज में लेते हो। तो आपके पास एनर्जी लॉस ड्यू टू एडी करंट हो गया, कितना एनर्जी लॉस होगा, I²RT, और इसको रिड्यूस करने के लिए आप लैमिनेटेड कोर काम में लोगे।
तीसरा जो आपके पास लॉस है डेट इज लीकेज फ्लक्स। आपके पास लीक कर गया, मतलब कि आपके पास फ्लक्स बना तो सही लेकिन वो फ्लक्स वेस्ट हो गया, उसको बोलेंगे बेटा लीकेज फ्लक्स। अब देखो ये जो ट्रांसफार्मर का डिजाइन है ना, इस डिजाइन को बोलते हैं बेटा कोर टाइप ट्रांसफार्मर। क्या बोलते हैं? कोर टाइप ट्रांसफार्मर। इस डिजाइन का एक ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक ये है कि जब इसमें प्राइमरी में वाइंडिंग की जाती है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे बनेगी, इस तरीके से। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है आपके पास। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ बनी है आपके पास, डेवलप हुई है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके एरिया को कट करेगी। अब ये जो कोर है, इस कोर में देखो 1 2 3 4, ये अंदर वाली जो फील्ड लाइंस है ये तो फ्लो करके यहाँ सेकेंडरी में पहुंच जाती है। बट देखो ये फील्ड लाइंस कहाँ बनी है? एयर के अंदर। और जो फील्ड लाइंस एयर में बनी वो सेकेंडरी के साथ लिंक नहीं कर पाती। इसका मतलब ये हमारे लिए वेस्टेज है, किसी काम की नहीं है, बस एयर में डेवलप हो गई और खत्म हो गई आपके पास। तो इस वेस्टेज को रोकने के लिए हम ट्रांसफार्मर की डिजाइन चेंज करते हैं। ये जो फ्लक्स एयर में डेवलप हुआ वो फ्लक्स लीकेज है आपके पास, ठीक है। अब डिजाइन कैसा बनाते हैं बेटा? उसके लिए हम लोग शेल टाइप ट्रांसफार्मर काम में लेते हैं। अब शेल टाइप का मतलब क्या है वो समझिए आप लोग। जैसे कि ये आपके पास मान लीजिए आयरन का कोर है, तो इसमें से 2 रेक्टेंगल पीस काट कर बाहर निकाल दिए जाते हैं। देखो ये वाला पीस कट होके बाहर आ गया, ये वाला पीस कट होके बाहर आ गया। अब यहाँ देखो एक आर्म मिल जाएगी आपको, तो ये जो बीच में आर्म मिली है इसके ऊपर वाइंडिंग की जाती है पहले प्राइमरी। तो हमने बोला कि मान लो ये जो मेरा हाथ है वो आपके पास क्या है बेटा? वो आर्म है बीच वाली। तो ये डिजाइन कुछ ऐसा मिलेगा। ये बीच वाला मेरा हाथ जो है वो आपके पास मेटेलिक आर्म है, इसके ऊपर मैं प्राइमरी वाइंडिंग करूंगा, ठीक है। प्राइमरी वाइंडिंग करने के बाद क्या करूंगा बेटा? इसके ऊपर मैं आपके पास रबर की कोटिंग कर दूंगा, जो रबर की शीट होती है उसका कोटिंग कर दूंगा। फिर इसी के ऊपर मैं सेकेंडरी वाइंडिंग भी बना दूंगा। इसका मतलब इस बार क्या होगा? प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों एक ही आपके पास आर्म पर डिजाइन की जाएगी। देखो इधर प्राइमरी उधर क्या बन गई? सेकेंडरी, लेकिन दोनों एक ही जगह पे है। अब प्राइमरी के अंदर करंट फ्लो होगी तो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ऐसे डेवलप होगा। अब जितना भी मैग्नेटिक फील्ड प्राइमरी में डेवलप होगा उसको उसके ऊपर डिजाइन की गई सेकेंडरी कॉइल के साथ लिंक करना ही पड़ेगा। इसका मतलब एयर में जो वेस्टेज हो रहा था वो कितना हो जाएगा? 0 या बहुत कम हो जाएगा। तो ये फ्लक्स लीकेज है उसको रिड्यूस करने के लिए ट्रांसफार्मर की डिजाइन चेंज करते हैं। और कैसा ट्रांसफार्मर काम में लेते हैं बेटा? शेल टाइप ट्रांसफार्मर। अब जो फोर्थ और लास्ट लॉस है आपके पास वो क्या है बेटा? कोर लॉस। अब देखिए ये जो आयरन का पीस है ये इसके ऊपर आपने वाइंडिंग करी और वाइंडिंग करने के बाद क्या किया? इसको अल्टरनेट सोर्स से कनेक्ट कर दिया, जिसकी वजह से ये आयरन का जो पीस है वो बार बार मैग्नेटाइज होता है और बार बार क्या होता है बेटा? डीमैग्नेटाइज होता है। कैसे? तो ध्यान दो यहाँ पे बेटा आप लोग, ये ऊपर वाला कोर, मैं इस कोर को डिजाइन कर रहा हूँ और ये मैंने वाइंडिंग बना दी, ठीक है। अब मान लीजिए इसके अंदर करंट फ्लो हो रही है तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी। अब ये सॉफ्ट आयरन का कोर है, इसमें छोटे छोटे क्या होते हैं बेटा? डोमेन। अगर आपने चैप्टर 8 पढ़ा है तो, क्योंकि सॉफ्ट आयरन का कोर किसका एग्जांपल है बेटा? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का, और इसमें डोमेन होते हैं। अब यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो पहले क्या करेगा? इन डोमेन को एक डायरेक्शन में अलाइन करेगा। फिर क्या होगा? करंट की डायरेक्शन चेंज होगी तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। अब ये जो डोमेन है वो अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन होंगे। तो यहाँ का जो ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, सॉफ्ट आयरन का कोर है, वो पहले मैग्नेटाइज होता है, फिर डीमैग्नेटाइज होता है, फिर मैग्नेटाइज होता है, फिर से डीमैग्नेटाइज होता है, और ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलता रहता है, जिसकी वजह से इस कोर के अंदर आपके पास हिस्टैरिसीस लॉस होता है। तो हमने क्या बोला? हिस्टैरिसीस लॉस कुछ ऐसा था चैप्टर 8 के अंदर। और इस हिस्टैरिसीस लॉस को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं बेटा? यहाँ पे सॉफ्ट आयरन मटेरियल को यूज में लिया जाता है। तो कोर लॉस क्या होता है? हिस्टैरिसीस लॉस के टर्म में जो एनर्जी का लॉस होता है दैट इज कॉल्ड कोर लॉस। और कोर लॉस को किससे रिड्यूस कर सकते हैं बेटा? सॉफ्ट आयरन कोर से रिड्यूस किया जा सकता है। ये हमारा ट्रांसफार्मर यहाँ कंप्लीट हो जाता है आपके पास। अब चैप्टर नंबर रे ऑफिस हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करें और चैनल को बेटा सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं बेटा। थैंक यू।